देखा है कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। हमने ये भी देखा है कि व्यक्ति सामाजिक निकायों जैसे परिवार, जाति, जनजाति, राष्ट्र आदि का हिस्सा होते हैं। इस अध्याय में हम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, स्त्रीकरण की व्यवस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण के तरीकों और व्यक्तियों की परिस्थिति और उनकी भूमिकाओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, संकल्पनाएं यानी कॉन्सेप्ट्स समाज में उत्पन्न होते हैं। फिर भी जिस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और समूह होते हैं, उसी प्रकार कई तरह की संकल्पनाएं और विचार होते हैं। समाजशास्त्र समाज को समझने के विभिन्न तरीकों और आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों पर दृष्टि रखने के लिए पहचाना जाता है। समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ इनको निरंतर जांचते भी रहते हैं। आइए समाजशास्त्र के कुछ प्रमुख संकल्पनाओं को एक एक करके समझते हैं। सामाजिक समूह और समाज। रोजाना की बातचीत में हम अनेक शब्दों जैसे समाज, संस्था आदि का प्रयोग करते रहते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसलिए समाजशास्त्र में इन शब्दों को विशेष महत्व दिया जाता है, जिनकी सहायता से हम एक विशेष समाज की संरचना, व्यक्तियों के आपसी संबंधों, मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करने वाली दशाओं तथा सामाजिक संगठन आदि को व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक समूह एक मूल अवधारणा है। समाजशास्त्र में सामाजिक समूह का अध्ययन करना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं, बल्कि इनका महत्व इसलिए भी है कि अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ समूहों का सदस्य ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए, हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का, पड़ोस का, मोहल्ले का, गांव अथवा नगर का सदस्य है। व्यावसायिक आधार पर हम में से सभी व्यक्ति मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर या इंजीनियर या व्यापारी समूह के सदस्य हैं। आयु के आधार पर हम बच्चों, युवाओं, वृद्ध समूह के सदस्य हो सकते हैं। लिंग के आधार पर हम स्त्री अथवा पुरुष समूह के सदस्य होते हैं। इसके बाद भी ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ये उदाहरण समूह की समाजशास्त्रीय अवधारणा को स्पष्ट नहीं करते। इसका कारण ये है कि व्यक्तियों की इन सभी श्रेणियों में सभी लोग ना तो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और ना ही उनके व्यवहार सामान्य नियमों से प्रभावित होते हैं। एक समाजशास्त्री ऑल्सन ने सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिनके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। इसी तरह मैकाइवर का कथन है, समूह से हमारा आशय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हों। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समूह व्यक्ति के संग्रह को नहीं कहते और सामाजिक समूह का मतलब कुछ व्यक्तियों के बीच शारीरिक समीपता होना ही नहीं है, बल्कि समूह की प्रमुख विशेषता कुछ व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे से संबंध स्थापित करना तथा एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। उदाहरण के लिए, शाम को पार्क में बैठे हुए सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ को हम एक समूह नहीं कह सकते, क्योंकि इस भीड़ में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसी प्रकार रेल के डब्बे में बैठे हुए व्यक्ति
अथवा दुकान में वस्तुओं को खरीदती हुई भीड़ को भी समूह नहीं कहा जा सकता। आइए अब सामाजिक समूह की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। समूह की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि किसी एक परिभाषा के द्वारा सामाजिक समूह की सभी विशेषताओं को स्पष्ट करना बहुत कठिन काम है। इस दशा में कुछ सामान्य विशेषताओं की सहायता से ही सामाजिक समूह की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। नंबर 1, समूह के सभी सदस्य कुछ संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। नंबर 2, समूह का एक निश्चित ढांचा अथवा संरचना होनी चाहिए। नंबर 3, किसी समूह के सभी सदस्यों के बीच कार्यात्मक विभाजन होना चाहिए। नंबर 4, समूह के सभी सदस्य समान हितों के द्वारा बंधे होने चाहिए, उनका स्वार्थ समान होना चाहिए। और नंबर 5, प्रत्येक समूह का एक मान्यता प्राप्त सामाजिक लक्ष्य होना चाहिए और एक साझी रुचि होनी चाहिए। नंबर 6, सभी सदस्यों को सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना चाहिए। यहाँ ये बात भी समझ लेना चाहिए कि सामाजिक समूह की अवधारणा समुदाय की अवधारणा से भिन्न है। समूह तथा समुदाय दोनों से ही संबंधित लोगों के बीच हम की भावना होने के साथ ही उनके बीच पारस्परिक निर्भरता देखने को मिलती है। लेकिन समुदाय और समूह की दूसरी विशेषताओं में बहुत अंतर है। जैसे समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि एक समूह के सदस्य एक दूसरे से बहुत दूर के क्षेत्रों के निवासी हो सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न समूहों का निर्माण कुछ विशेष लक्ष्यों और ज़रूरतों के अनुसार होता है, जबकि समुदाय का विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में होता है। इसी तरह सामाजिक समूह की तुलना में समुदाय की प्रकृति बहुत अधिक स्थायी होती है। समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने समूह को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने समूह बनाने के तरीकों में अंतर नजर आता है। परंपरागत समाजों में नज़दीकी, घनिष्ठ, आमने सामने की अंतःक्रिया होती है और आधुनिक समाजों में अवैयक्तिक और दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। आइए प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को समझते हैं। सामाजिक समूह का प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में वर्गीकरण सबसे पहले अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया था। उन्होंने लिखा कि प्राथमिक समूह वह समूह हैं जो जीवन के आरंभ से ही व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इस दृष्टिकोण से ये मानव स्वभाव का निर्माण करने वाले होते हैं। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए कूले ने कहा है कि प्राथमिक समूह से मेरा आशय उन समूहों से है जिनकी प्रमुख विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना है। ये समूह अनेक प्रकार से प्राथमिक हैं, किंतु मुख्य रूप से इस अर्थ में कि व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति निर्माण करने में ये प्राथमिक होते हैं। कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस को प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण माना है। इसके अतिरिक्त पीयर ग्रुप भी प्राथमिक समूह का उदाहरण हैं। इस संबंध में ये ध्यान रखना जरूरी है कि केवल आमने सामने के संबंध से ही प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं होता। उदाहरण के लिए बाजार में एक व्यापारी द्वारा बहुत से क्रेताओं के साथ आमने सामने के संबंधों पर आधारित व्यवहार करने के बाद भी ऐसे लोगों को प्राथमिक समूह नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ एक परिवार या क्रीड़ा समूह या पड़ोस के व्यक्ति कुछ समय बाद एक दूसरे से चाहे कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, आमने सामने के संबंधों का अभाव होने के बावजूद उनके संबंधों में घनिष्ठता बनी रहती है तथा वह हम की भावना से बंध कर अपने आप को
एक दूसरे के समीप समझते हैं। इसका मतलब यह है कि आमने सामने के संबंधों से कूले का मतलब केवल नज़दीकी और मानसिक घनिष्ठता के संबंधों से है। आइए अब संक्षेप में प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। नंबर 1, प्राथमिक समूह आकार में छोटे होते हैं और सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता होती है। नंबर 2, इनमें संबंध वैयक्तिक होते हैं और संबंधों में पूर्णता होती है। नंबर 3, प्राथमिक समूह के सदस्यों में प्रत्यक्ष सहयोग होता है और सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं। नंबर 4, इनके सदस्यों में अनौपचारिक नियंत्रण अधिक होता है। नंबर 5, इनकी प्रकृति स्थायी होती है और इनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है। आइए द्वितीयक समूह को समझते हैं। चार्ल्स कूले द्वारा बताई गई प्राथमिक समूह की विशेषताओं से भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूह को ही द्वितीयक समूह कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह समूह जो आकार में बड़े होते हैं तथा जिनके सदस्य संचार माध्यमों द्वारा कुछ विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए अवैयक्तिक रूप से संबंधों की स्थापना करते हैं, उन्हें द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक दल, व्यापार संगठन, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। कूले ने द्वितीयक समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि द्वितीयक समूह वह समूह हैं जिनमें घनिष्ठता और प्राथमिक विशेषताओं का पूरी तरह अभाव पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीयक समूह वर्तमान जटिल समाजों की विशेषताएं हैं। इनकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रूप से की जाती है। इसी के फलस्वरूप इनके सदस्यों के संबंध हित प्रधान, दिखावटी और अस्थायी होते हैं। आइए अब द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताओं को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। नंबर 1, द्वितीयक समूह आकार में बड़े होते हैं और इनके सदस्यों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। नंबर 2, इन समूहों में सदस्यों के पारस्परिक संबंध किसी विशेष स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। नंबर 3, द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक होते हैं और संबंधों में पूर्णता नहीं होती है। नंबर 4, इनकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है और ये योजनाबद्ध रूप से संगठित किए जाते हैं। नंबर 5, इन समूहों में अनेक लिखित और स्पष्ट नियमों के द्वारा प्रत्येक सदस्य के व्यवहारों पर औपचारिक नियंत्रण रखा जाता है। आइए समूह के एक दूसरे प्रकार अंतः समूह और बाह्य समूह यानी इन ग्रुप और आउट ग्रुप को भी समझते हैं। समूहों का ये वर्गीकरण समनर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज में प्रस्तुत किया था। समनर के अनुसार किसी समूह के प्रति व्यक्ति की घनिष्ठता अथवा दूरी को ध्यान में रखते हुए सभी सामाजिक समूहों तथा उनकी विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, अंतः समूह। समनर के अनुसार मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह बिना किसी विशेष कारण व्यक्तियों को अच्छा समझने लगता है, जबकि दूसरे व्यक्तियों से भेदभाव रखकर उनसे दूर रहने का प्रयास करता है। अंतः समूह वह समूह है जिनके सदस्यों को हम अपने बहुत निकट मानते हैं तथा उनके प्रति हमारे मन में हम की भावना होती है। हम उनके हित में अपना हित और उनकी सफलता को अपनी ही सफलता मानते हैं। उदाहरण के लिए परिवार हमारा अंतः समूह है। इसके अतिरिक्त यदि किसी दूसरे गांव से हमारे गांव की दुश्मनी पैदा हो जाए तो हमारा पूरा गांव हमारे लिए अंतः समूह बन जाता है। और यदि संघर्ष दो देशों के बीच हो
तो हम बाहरी देश की तुलना में अपने पूरे देश को अंतः समूह के रूप में देखने लगते हैं। बाह्य समूह यानी आउट ग्रुप्स, जिस समूह के प्रति हम मानसिक रूप से दूरी महसूस करते हैं वह हमारे लिए बाह्य समूह होते हैं। ऐसे समूह के प्रति हमारी मनोवृत्ति भेदभाव, शक अथवा संघर्ष तक की होती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के हम इन समूहों को न केवल अनादर और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि उनसे नजदीकी का कोई भी संबंध रखना पसंद नहीं करते। प्रत्येक स्थिति में हमारी इच्छा होती है कि हमारे अंतः समूह की तुलना में बाहरी समूह की हार हो। इस प्रकार बाह्य समूह की सभी विशेषताएं अंतः समूह से पूरी तरह विपरीत होती हैं। आइए अब समूह के एक और प्रकार संदर्भ समूह को समझते हैं। यह तीसरा प्रकार है सामाजिक समूह का। किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वो अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। वह समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते, पर हम अपने आप को उस समूह के जैसा बनाना चाहते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इस प्रकार संदर्भ समूह वह समूह है जिसका एक व्यक्ति वास्तव में सदस्य नहीं होता, लेकिन जिसे व्यक्ति अपने आदर्श के रूप में देखता है अथवा जिसके अनुसार बनने की इच्छा करता है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक समय में जब अंग्रेज भारत में थे, कई मध्यम वर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने की आकांक्षा करते थे। इस प्रकार इन्हीं महत्वाकांक्षा रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था, परंतु ये प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड थे। अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करते थे और उन्हीं की तरह भोजन करते थे, परंतु वे चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें, या वे ये आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेजी महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें और बिल्कुल उन्हीं की तरह ना बन जाएं। आइए अब अंत में एक और सामाजिक समूह समवयस्क समूह यानी पेयर ग्रुप के बारे में बहुत संक्षेप में समझते हैं। ये एक प्रकार का प्राथमिक समूह है। समान आयु के जिन लोगों से हमारी मित्रता होती है, उनके द्वारा डाले जाने वाले दबाव से भी हम ये समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना गलत है। इन समूहों को हम मैत्री समूह भी कहते हैं।